तो आज की क्लास में देखेंगे हम कि भाग एक जो है वो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें जो भाग एक है उसमें ध्यान देने वाली बात यह है और याद रखना है आप लोग को कि संविधान का जो भाग एक है वो उपबंध करता है संघ और इसके राज्य क्षेत्र से। तो जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद एक है, वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र बताता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। अनुच्छेद दो, आर्टिकल दो सेकंड मतलब आर्टिकल 2 जो है वो बताता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 3 जो है वो उपबंध करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का। और अनुच्छेद 4 जो है वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंदर जो अधीन जो विधियां बनाई जाती हैं उनके बारे में उपबंध करता है। तो देखते हैं अनुच्छेद एक। हेमंत सर, हाँ सर। थोड़ा स्क्रीन डिटेल में लाइए ना। आर्टिकल 1। तो अनुच्छेद एक जो है वो उपबंध करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद एक ये बताएगा कि भारत जो संघ है और इसका इस भारत संघ का राज्य क्षेत्र इसका क्या नाम होगा। तो जो क्लॉज 1 है, जो खंड एक है, वो बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा कौन से अनुच्छेद में दिया है, तो याद रखिएगा एक एक में, अनुच्छेद एक के खंड एक में। उसके बाद दूसरा जो है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। तो जब आप शेड्यूल देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल जो है उसको देखेंगे, तो उसमें राज्यों की सूची दी हुई है पहले पार्ट में, और दूसरा जो भाग है उसमें आपको बताया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो 28 राज्य है भारत में और वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र है। तो पहले 7 थे। जम्मू कश्मीर राज्य जो 29वां राज्य, उनके साथ में 29वां जो राज्य था। तो जम्मू कश्मीर राज्य को फिर दो भागों में विभाजित किया गया और संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। तो वो 7 से 9 हो गए। फिर दादर एंड नगर हवेली जो है उसको जोड़ के एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। तो वर्तमान में अभी 8 संघ राज्य क्षेत्र है। और तीसरा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, तो भारत के राज्य क्षेत्र में पहला एक तो राज्यों के जो राज्य क्षेत्र हैं वो सम्मिलित होंगे, उपखंड। जो खंड 3 के उपखंड ए में जो बताता है, सब क्लॉज ए में जो बताता है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, तो वो टेरिटरी, स्टेट्स की टेरिटरी होगी। दूसरा है कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्रों की जो टेरिटरी है वो होगी। और तीसरा है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट होंगे। तो अर्जित किए जाने वाले मतलब जिनका अर्जन किया जा सके संधि से या फिर आक्रमण के द्वारा जीत कर, इन सब से अगर कोई अर्जित किए जाते हैं राज्य क्षेत्र, तो वो आपके सब सब क्लॉज सी में दिया गया है। तो इन सब से मिलके एबीसी का प्लस करने के बाद आप जो पाएंगे वो भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो। तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्लॉज 1, इंडिया दैट इज भारत शेल बी a union of states. Clause 2, the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. And third, the territory of India shall comprise subclause A, the territories of the states, subclause B. Sir, display.
तो बी जो बोलता है द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सी सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 1। अगर इससे कोई डाउट है तो पूछे। नहीं सर। ठीक है। अब अनुच्छेद जो 2 है उसके विषय में देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो देखिए मतलब अनुच्छेद 1 से कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि भारत भारत अर्थात इंडिया, मतलब अगर आप अनुच्छेद 1 को बहुत अच्छे से देखें तो यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया गया है मतलब हमारे राष्ट्र के लिए। एक तो है कि भारत और दूसरा इंडिया। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये दो दो शब्द, मतलब एक एक राज्य के लिए दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, गौर करेंगे तो विधानसभा में जब ये बहस चल रही थी कि क्या नाम रखा जाए हमारे भारत का या हमारे राष्ट्र का क्या नाम रखा जाए, तो कुछ आधुनिक विचारधारा के जो लोग थे उनका सोचना था, उनका मत था, उनका ये समर्थन था कि इसका नाम इंडिया होना चाहिए। और कुछ लोग जो थे, आधे जो लोग थे उनका मानना ये था कि इसका नाम हमारा जो प्राचीन नाम था भारत के नाम पे होना चाहिए, ऐसे करके। तो संविधान सभा के सामने एक असमंजस्य की स्थिति थी और वो चाहते थे कि संविधान के हर उपबंध बिना किसी विरोध के बने। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार कर लिया। और ये आपको जो उसका परिणाम दिखेगा वो दिखेगा अनुच्छेद 1 में, जो आर्टिकल 1 है उसके क्लॉज 1 में कि इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया वर्ड को भी रखा गया और भारत शब्द को भी रखा गया। तो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत का संघ होगा ऐसा। तो दो नाम है यहाँ पे, इंडिया और भारत। और ये बोलता है कि द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा ऐसे करके, भारत संघ, राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे दो चीजें और हैं कि भारत का राज्य क्षेत्र और दूसरा चीज है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो राज्य थे उनका संघ होगा ये। इसका अभिप्राय ये है कि भारत संघ का, और जो भारत का राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में अंतर है, ये दोनों शब्द समानार्थी नहीं है। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो जो राज्य भारत में शामिल किए गए उनका ये संघ बना भारत संघ। और जो भारत का राज्य क्षेत्र है ये है, उसमें जो आप क्लॉज 3 जो देखेंगे कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो राज्य क्षेत्र जो है वो भारत संघ से ऊपर है, वरीयता, मतलब अगर आप इसमें देखें तो वरीयता के क्रम में भारत का जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, वो यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अर्जित राज्य क्षेत्र भी आते हैं। तो अर्जित राज्य क्षेत्र जो सम्मिलित होंगे वो बाद में हालांकि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनेंगे, लेकिन अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया देखा जाए तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो राज्य क्षेत्र भी ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो समाविष्ट होंगे, ये बताता है। तो शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ इंडिया जो है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है ये, और यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरी चीज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये सब, इन सब चीजों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अब चलते हैं सर, स्लाइड थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 1950 में, मतलब जब आप अभी का जो शेड्यूल देखेंगे, शेड्यूल 1 जो है उसमें आपको 28 स्टेट्स और 7-8 यूनियन टेरिटरीज दिखेंगे। तो 1950 में ये जो था कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी में बटा हुआ था। तो पार्ट ए में 9 एंट्रीज थी, पार्ट बी में 9 एंट्रीज थी, पार्ट सी में 10 एंट्रीज थी और पार्ट डी में 1 एंट्री थी। फिर इसके बाद 1956 में क्या हुआ कि पार्ट बी सी जो इन चीजों को हटा के यहाँ पे स्टेट्स, 1956 में स्टेट्स 14 स्टेट्स थे और यूनियन टेरिटरीज 6 थी। अब वर्तमान स्थिति में देखें, अगर ये 2020 में,
तो ये लिस्ट आपको दिखेगी हेमंत सर, कि स्टेट्स हैं जो 28 स्टेट्स हैं जिनकी लिस्ट है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। अब देखते हैं कि यूनियन टेरिटरीज, तो यूनियन टेरिटरीज में अभी 8 एंट्रीज मिलेंगी आपको, कि अंडमान और निकोबार आइलैंड और चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड नागर, दादर एंड नागर हवेली। तो ये पहले अलग अलग थे, जिनको मिला के एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। उसके बाद दिल्ली, एनसीटी और जम्मू एंड कश्मीर एक हुआ, और एक लद्दाख हुआ, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो ये 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, और ये 28 आपने जो देखा अभी वो भारत के राज्य है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि देखिए, राज्यों का समूह और राज्यों का संघ, ये अलग अलग शब्द हैं। भारत और इंडिया, मैंने आपको बताया कि उसके उनको रखने का क्या पीछे स्टोरी थी। उसके बाद भारत संघ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, उन्होंने बोला था कि भारत संघ जो है वो राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे देखिए, राष्ट्र को राज्यों में विभक्त करने का क्या कारण है, कि हमने कुछ भाग को राज्य बनाया है, कुछ भागों को यूनियन टेरिटरीज बनाया है। तो इनके पीछे बांटने का कारण यह है कि प्रशासनिक सुविधा हो सके, सुविधानुसार इनको राज्यों में विभक्त किया गया है। राज्य, अलग अलग राज्य होने के बावजूद भारत जो है वो संपूर्ण रूप से एक राष्ट्र है, और केवल इनको प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। अब संविधान सभी राज्यों को समान रूप से लागू होता है। तो ये जो वाक्य है वो अभी वर्तमान में सत्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के उपवन जो पहले थे 370 और 35A के लिए, तो वहां पे क्या है, जो संविधान है वो संशोधनों के साथ, है ना, वहां पे लागू होता था। तो भारत का संविधान संपूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में लागू होता था, ऐसा बोला नहीं जा सकता। लेकिन आज की तारीख में जितने भी राज्य हैं वो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, उसमें भारत का जो संविधान है वो एक रूप से सभी राज्यों में लागू होता है। अब देखिए कि भारत का जो क्षेत्र है, ये चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये विस्तार की दृष्टि से भारत का जो संघ है उससे बड़ा होगा, क्योंकि जो भारत संघ है उसमें केवल राज्य शामिल हैं, और ये जो चीजें हैं आपका कि आर्टिकल 1 क्लॉज 3 का सब क्लॉज जो ए देखेंगे उसमें, तो ये बस शामिल है आपके भारत संघ में। अब उसके बाद देखिए कि प्रथम अनुसूची में आपने जो देखा कि इसके अंतर्गत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए संप्रभुता से कि भारत जो है वो चूंकि संप्रभु राष्ट्र है, आंतरिक मामलों के लिए और बाह्य मामलों के लिए वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भी कर सकता है, जैसे संधि, खरीदी, उपहार। तो इसी का प्रावधान आपको सब क्लॉज सी में बताया हुआ है, कि इनको भी अगर अर्जित किया, ऐसे राज्य क्षेत्रों को भी अगर अर्जित किया जाता है तो वो भारत का राज्य क्षेत्र होगा। और फिर प्रशासन की दृष्टि से हमारा जो राष्ट्र है या राज्य है उसको राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो अब देखते हैं अनुच्छेद जो 2 है। तो यहां पे सर स्लाइड, जो अनुच्छेद 2 है वो ये बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो एडमि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो ये प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह उचित समझे या ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करा सकेगी। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि आपने जो पढ़ा था कि सब क्लॉज सी ऑफ क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 1, इसमें जो चीजें दी गई हैं कि सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 2 है वो रिलेट करता है इससे, सबसेक्शन 3, मतलब क्लॉज जो 3, सब क्लॉज सी जो है क्लॉज 3 से है, उससे रिलेट करता है कि ये नए राज्यों का जो है
वो प्रवेश या स्थापना कर सकती है कि ऐसे राज्य जो पहले से अस्तित्व में है, मतलब जो भारत का राज्य नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा कि जो भाग भारत का राज्य नहीं है, या तो उस राज्य की, वो पहले से ही राज्य अस्तित्व में है, उसका वो प्रवेश करवाएगा, या ऐसा क्षेत्र जहां राज्य का अस्तित्व नहीं था वहां पे राज्य की स्थापना करेगा और फिर उसकी स्थापना करके वो अपने राज्य क्षेत्र में उसको मिलाएगा। तो ये दो चीजें हैं कि ये जो लागू होगा वो अर्जित, वो भाग जो भारत का अंग नहीं रहे हैं उनके लिए है ये। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो है वो उसका उपबंध दिया गया है आपको अनुच्छेद 2 में। और इससे रिलेटेड एक केस है सकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया का AIR 1951 SC 458। शब्द संसद में संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति अभिप्रेत है। तो यहां पे जो संसद दिया हुआ है, तो इस संसद को अगर आप इस परिभाषा से देखें कि संसद में संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं और संज्ञापित करता है, तो यहां पे आप ये समझे कि भारत शासन। ठीक है, तो ये था आपका जो अनुच्छेद है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो यहाँ पे आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो भाग इंडिया का या भारत का पहले से नहीं रहा है, वो भाग ही इसी स्थापना में मतलब यहाँ पे प्रवेश या स्थापना करा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि संसद विधि द्वारा संसद की विवेकाधिकार शक्ति के तहत निर्बंधन और शर्तों पर, सर आप एक्सप्लेन करेंगे क्या हेमंत सर? हाँ सर। हेलो, ठीक है। तो आपको जो अनुच्छेद 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के संबंध में उपबंध करता है कि इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। ठीक है, जो भूभाग भारत में शामिल नहीं है उसमें ये नए राज्यों के प्रवेश की बात कहता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि संसद जो है वो विधि के द्वारा अपनी जो उसकी जो संसद की विवेकाधिकार शक्तियां होती है जिसके आधार पर वह सोचता है और कोई भी कार्य, विवेकाधिकार शक्तियां वह होती है जिसमें वह खुद से कोई निर्णय ले सकता है अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, वह कोई भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए या अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, तो उसके अधीन अपनी विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए वो ऐसे निर्बंध और शर्तों पर, ठीक है, वो दो चीजें लगाएगा, वो निर्बंधन तय करेगा और वो शर्तें तय करेगा जैसा वो ठीक समझे। तो वो जो ठीक समझे जो वर्ड है वो उसके विवेकाधिकार शक्तियों के बारे के इसके संबंध में। ठीक है, तो वो ऐसे प्रयोग करके संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगा। ठीक है, प्रथम ऐसी शक्तियां ऐसे राज्यों से संबंधित है जो पहले से विद्यमान है अर्थात अस्तित्व में है। दूसरी शक्ति भविष्य में अर्जित स्थापित की जाने वाली राज्यों से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो दो शक्तियों के ठीक है, तो इसमें बोला है कि नए राज्यों का प्रवेश है स्थापना जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे, बोला है। फिर जो नए राज्य भारत संघ में तथा नए राज्य में शामिल की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 में संसद को दो शक्तियां प्रदान करता है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे और दूसरा है नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है, तो संसद की जो शक्तियों के बारे में बताया गया विवेकाधिकार शक्ति की नए राज्यों के संबंध में, तो क्या कर सकता है, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करेगा तथा नए राज्य को गठन करने की शक्ति। ठीक है, तो पहली शक्ति उस राज्य को के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों को अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है के प्रवेश या गठन से संबंधित है। ठीक है, और आगे जब हम अनुच्छेद 3 देखेंगे तो उसमें उसकी सीमा के निर्धारण के संबंध में उपबंधों को बताया गया है।
कि उसकी सीमा का क्या विस्तार होगा, कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में इन चीजों को बताया गया है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज है आपका, जो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत संघ के रूप में एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। पहले सिक्किम भारत का अंग नहीं था, तो उसको 26 अप्रैल 1975 को शामिल किया गया था। ठीक है, फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा और किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। ठीक है, तो ये जो के अपने नए राज्यों का प्रवेश के तहत केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य के का दर्जा प्रदान कर सकता है, या कोई राज्य है तो उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान कर सकता है। जैसे अभी आपका जम्मू कश्मीर जो राज्य था, उसको एक केंद्र शासित प्रदेश को 2 भागों में तोड़कर उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित हो गया। साथ ही साथ जो लद्दाख था उसको भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरह जो हमारा पहले 7 जो थे वो 8 हो गए। ठीक है, मतलब वो 9 होते, लेकिन फिर आपका दमन दीव को उधर मिला दिया गया दादरा नगर हवेली के साथ, इसलिए अभी हमारे पास टोटल राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके टोटल अब 8 हैं। ठीक सर। अब देखिए कि अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 जो है वो बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो ये जो चीज है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो विधि द्वारा संसद को ही अधिकार है कि यह विधि द्वारा ये जो है किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो ये जो मतलब ये जो चीजें बताया हुआ है कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या कर सकते हैं कि किसी राज्य में या उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। सॉरी, उसके बाद बी देखते हैं कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तो उसकी सीमा जो है, राज्य की जो सीमा है उसका उसमें वृद्धि किया जा सकता है। सी जो बोलता है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, तो उसके राज्य क्षेत्र की सीमा में मतलब कमी लाया जा सकता है। आगे बोलता है कि किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। और अगला है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो परिवर्तन के लिए आप देखें, जैसे आप दिल्ली देख सकते हैं, और छत्तीसगढ़ का निर्माण है, तेलंगाना है, झारखंड का निर्माण है। तो इन सब चीजों, ये जो चीजें हैं वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत की गई है संसद द्वारा। अब यहाँ जो परंतु वाला खंड है उसमें बोलता है कि परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधायक विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना यहाँ नोट करेंगे वॉइस ब्रेक हो रहा है। किसकी लगेगी? राष्ट्रपति की। वॉइस ब्रेक हो रहा है। विधेयक में अंतर प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर विचार ऐसी अवधि के भीतर। हेलो, अभी आ रही आवाज क्लियर? हाँ सर। एक तो
क्या है कि विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, तो जो निर्देश दिए जाएंगे उसमें वो बताया जाएगा कि इतनी अवधि के अंदर करना है। ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं की जाएगी। तो अगर जो प्रभावित राज्य हैं उनके विधानमंडलों के उसके लिए भेजा जाएगा और उसमें टाइम स्पेसिफाइड होगा कि इतने टाइम में आपको बताना है, और अगर वो टाइम अगर बीत गया है तो ये प्रक्रिया बताई हुई है कि आपको राष्ट्रपति की सिफारिश लगेगी और ये इसमें प्रावधान रहेंगे ऐसे करके। अब देखते हैं स्पष्टीकरण जो है। स्पष्टीकरण एक बोलता है कि इस अनुच्छेद के खंड क, मतलब ए से लेके ई तक के, क से लेके खंड अंग में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो यहां जहां पे भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो ये जो प्रावधान लिखा गया है, राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी तो संघ राज्य क्षेत्र का भी बढ़ा सकेगी। तो राज्यों की जगह पे आप, मतलब राज्य जो है उनमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, मतलब ये प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी है। किंतु परंतु वाला जो खंड दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति की सिफारिश लगेगी और ये जो मतलब राज्य के विधानमंडलों को जो दिया जाना है, तो ये जो चीजें हैं इनके लिए क्या है, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो ये इस प्रावधान के लिए जो है, मतलब ये जो प्रावधान है परंतु वाला जो खंड है वो संघ राज्य क्षेत्र को सम्मिलित नहीं करेगा। तो यहाँ पे राज्य मतलब केवल राज्य होगा और ऊपर में राज्य से अभिप्राय यहाँ पे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। तो ऊपर वाले जो प्रावधान है वो दोनों को लागू होंगे और परंतु वाला जो है वो केवल राज्य को लागू होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 2 में बोलता है कि क्लॉज ए जो है खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। तो इसमें निर्माण करने का मतलब क्या बताया है ये, कि जो शक्ति है संसद को वो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य के साथ मिला देना या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर देना या फिर संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना सम्मिलित है। तो ये संसद को शक्ति है। अब देखिए यहाँ पे एक केस है हिमाचल प्रदेश, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2011 का केस है ये। इसमें ये बोला गया था कि इस अनुच्छेद के अधीन, मतलब अनुच्छेद 3 के अधीन संसद संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में वर्णित विषय मामलों के संबंध में राज्य विधानमंडल या राज्य कार्यपालिका की शक्ति को छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो संसद जो है वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे क्या है कि अनुसूची 2 में जो राज्य विधानमंडल के लिए जो उपबंध किए गए हैं उनका अतिक्रमण हो जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये लिमिटेशन लगा हुआ है। तो अब चलते हैं, ऐसे खत्म होता है ये अनुच्छेद 3 और अंतिम अनुच्छेद है भाग 1 का कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के साथ में जब आप संशोधन करेंगे, अनुपूरक या कोई उपबंध करेंगे या अनुसांगिक उससे रिलेटेड कोई चीज करेंगे या पारिणामिक विषयों पर उपबंध करते हैं, तो करने के लिए इन सब चीजों में उपबंध करने के लिए अगर आप अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कोई विधि बनाएंगे या अनुच्छेद 3 के अंदर कोई अंतर्गत कोई विधि बनाएंगे, तो बनाई गई जो विधियां हैं उनका प्रभाव क्या होगा कि क्लॉज 1 ये बोलता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट क्या चीजें कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है,
एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, इनके लिए निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्वृष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, तो वो जो उपबंध दिए गए हैं उनको प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों। तो उन उपबंधों को प्रयुक्त मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए आपको जो भी करना हो वो किया जा सकता है, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल जो प्रोविजंस हैं, उपबंध भी हैं। और बोलता है विशेष रूप से कि जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है, अंतर्विष्ट हो सकेंगे, जिन्हें संसद आवश्यक समझे। तो संसद जैसा आवश्यक समझती है वैसा कर सकती है। अब जो क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो संसद साधारण बहुमत से उपबंध कर सकेगी और उसके लिए इसको 368 की प्रक्रिया, संसद को अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रयोजनों के लिए संशोधन नहीं समझा जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक केस है मल्ला पेरियार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोरम वर्सेस भारत संघ, AIR 2006 का है ये, SC 1428। इसमें ये बोला था कि अनुच्छेद 3 मतलब आर्टिकल 3 और 4 में संसद की विधि निर्मित करने की शक्ति सर्वोच्च है, जिसे विधायी अनुपालन की कमी के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो आप ऐसे मतलब जो इस संसद की शक्ति को आप प्रश्नगत नहीं कर सकते हो कि इसमें विधायी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368, तो इसकी प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है संसद को। तो ये चीज बोलता है मल्ला पेरियार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2006 में। तो अब देखिए पहली अनुसूची जो है वो अनुच्छेद 1 और 4, तो 1 जो है वो राज्य से संबंधित है और जो 2 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। चौथी अनुसूची में अनुच्छेद जो 4(1) और 80(2) राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करते। तो ये था आपका भाग 1 संविधान।